नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर आप देख रहे हैं हम पहाड़ी कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये बताकर नहीं गया। क्या बात है, दस्तूर दुनिया का। लेकिन आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। कांग्रेस ने फिर लटकाई टिकट। फिर शब्द पे ध्यान दीजिए, हम चर्चा करने वाले हैं वजह क्या है और फिर क्यों। स्कूली छुट्टियों का क्या, एक बड़ा सवाल है। सब व्यस्त हैं, छुट्टियों पर फैसला लेगा कौन। हमीरपुर नालागढ़ में बड़ा खेल, क्या वाला ये हम बताएंगे। और खिली धूप में लगा तड़का जी, कहीं कम कहीं ज्यादा। राजेश चलिए, कहीं वो भी नहीं। राजेश, पहला सेगमेंट और पहला प्रश्न, हिमाचल में जो उपचुनाव हो रहे हैं 3 स्थानों पर, उनके लिए उसे देखते हुए कांग्रेस ने 2 टिकट डिक्लेयर कर दी हैं। जी राजेश, ये कौन है दोनों माननीय जिन्हें टिकट मिला है, और इन सीटों पर सियासी बैलेंस है अगर अब हम देखें, जहाँ पे दोनों दलों की ओर से टिकट डिक्लेयर हो गए हैं, बाकी हम बाद में करेंगे, यहाँ पर बैलेंस कैसे देख रहे हैं आप? सियासत किस ओर बढ़ रही है, क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 टिकट कांग्रेस आला कमान ने घोषित कर दिए। पिछले कल भी हमने चर्चा की थी कि हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के नाम पर मोहर लग गई है, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। वो आधिकारिक घोषणा आज हो गई और हमीरपुर के साथ साथ कांग्रेस ने नालागढ़ से भी कैंडिडेट घोषित कर दिया। नालागढ़ से पिछले कैंडिडेट का जिक्र करें तो 2022 के जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे हरदीप बाबा, उन्हीं में आस्था दिखाई कांग्रेस ने, और उपचुनाव में हरदीप बाबा को नालागढ़ से कांग्रेस ने टिकट दिया और हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया, और बाकायदा इसकी आज आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन कांग्रेस ने जारी कर दी। तो बीजेपी के लिए देखें तो बीजेपी ने लंबे अरसा पहले, अगर 10 दिन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर चुकी है, जिसमें तीनों के तीनों जो निर्दलीय थे जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, उन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी। अब देखें तो सिनेरियो वही बन रहा है यहाँ पे जो पिछले विधानसभा चुनावों का था। अगर नालागढ़ की बात करें तो हरदीप बाबा बनाम केएल ठाकुर अब होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मना लिया है लखविंदर राणा को। पिछले कल की बात करें तो संगठन के बड़े नेता लखविंदर राणा के पास थे, लंबी बैठक हुई और लखविंदर राणा को जब मना लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो फिर कांग्रेस को हरी झंडी टिकट को देनी पड़ी हरदीप बाबा के टिकट को। तो ये वहां का समीकरण बना। हमीरपुर में देखें तो करीब करीब तय था, डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा पे दाव कांग्रेस खेलना चाहती थी, लेकिन और भी बड़े नामी चेहरे थे, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील कुमार बिट्टू, पूर्व सीपीएस अनीता वर्मा, केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ये बड़े चेहरे थे हमीरपुर के रण में अगर देखें। लेकिन पुष्पेंद्र वर्मा में आस्था कांग्रेस ने जताई है। अब बड़ी बात इस तरह से है, क्योंकि अगर दोनों ही इन चेहरों को देखें, हमीरपुर और नालागढ़ को, तो दोनों ही चेहरों की जो नजदीकियां हैं वो नजदीकियां हैं कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की नजदीकी है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, उनकी घनिष्ठ मित्रता भी है, साथ साथ पिछले कैंडिडेट भी वो रहे हैं, संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि वो, और दूसरा अगर देखें तो हरदीप बाबा का जिक्र करें, वीरभद्र सिंह गुट के साथ नजदीकियां इनकी रही हैं, हॉली लॉज के करीबी ये रहे हैं। तो एक टिकट का अगर दोनों को ही देखें तो कांग्रेस के भीतर जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से गुटों की बात होती है, वहां से कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है। इन दो जो कैंडिडेट को, दोनों जो नेताओं को कैंडिडेट जो बनाया है, इसका मतलब यह कि कांग्रेस संदेश दे रही है पूरे प्रदेश की और देश की जनता को कि हिमाचल प्रदेश में सभी गुटबाजी को भूलकर एकजुट होकर पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इन 3 सीटों का जिक्र करें तो तीनों की तीनों सीटों पर फतेह कांग्रेस हासिल करेगी। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कसम उठा रखी है कि तीनों ही जीतेंगे इस मर्तबा। पिछली बार की तरह दावे करने के बाद भी 4 सीटें हारने की नौबत ना आए, इसके लिए
काम हो रहा है, अगर हम देखें चाहे वो बात है हमीरपुर सदर की या फिर नालागढ़ की, या अगली कंस्टिट्यूंसी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं राजेश, हमीरपुर में चुनौती ये भी होगी। देखिए वैसे इन 2 सीटों पे क्या हुआ, एक चेहरा माइनस हुआ। कौन चेहरा माइनस हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक जो है ना जी, हाँ, 2022 जो पिछले चुनावों में थे। तो बाकी 2 चेहरे जो हैं वो वही हैं जो आमने सामने की अगर हम बात करते हैं, बाकी निर्दलीय बाकी होंगे उन्हें हम छोड़ देते हैं। राजेश, हमीरपुर में भी चुनौती ये होगी कि कांग्रेस के लिए अगर हम बात करें तो पीछे जब जीत का अंतर था दोनों कैंडिडेट्स में तो वो काफ़ी ज़्यादा था। तो एक तो वो पार करना होगा। अब अभी हमने पीछे देखा कि लोकसभा जो चुनाव हुए वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी बिल्कुल दोनों ही स्थानों पर। तो देखना होगा कि कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनौती ये है कि आपको पिछला विश्वास बनाए रखना है जनता के बीच में, है ना जी। सही। सरकार प्रयास करेगी, अब 1500 रुपए दे दिए हैं महिलाओं को, ओपीएस पहले से है। हाँ। तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है दोनों दलों की ओर से। अच्छा राजेश, अब बात कर लेते हैं वो सीट जहां के लिए कांग्रेस ने अभी भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। परिपाटी सी है कांग्रेस की, अगर हम टिकट वितरण देखते हैं पिछला, एक टिकट लटकता है कांग्रेस का हर बार। राजेश, सोच विचार क्या कर रही है कांग्रेस? अब जहां 2 जगह टिकट दे दिया तो वहां पर भी तो राजेश शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा बड़ी मेहनत की, उन्होंने पिछले चुनावों में भी चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन उनके नाम पे सहमति क्या नहीं बन पाई है, इसलिए टिकट रुका है? वजह क्या नजर आ रही है, क्यों टिकट फंस गया है यहाँ पे देहरा पे कांग्रेस की ओर से? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी भी चुनाव देखें, उपचुनाव देखें तो कहीं ना कहीं टिकट फंस जाता है या फंसा दिया जाता है, या फिर कांग्रेस अपने भीतर के समीकरणों को साधने के लिए, दुरुस्त करने के लिए मंथन करती है या फिर सर्वे करती है, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक बाद में की नहीं जाती है। ये 4-5 वजह हैं जिनको टटोलना बेहद जरूरी है। देहरा का जिक्र आपने किया, डॉक्टर राजेश शर्मा पिछले प्रत्याशी थे। 2022 का चुनाव यहां पे डॉक्टर राजेश शर्मा लड़ चुके थे, 17 का चुनाव भी डॉक्टर राजेश शर्मा ने देहरा से लड़ा है। तो बड़ी बात यह है कि यहां इस बार डॉक्टर राजेश शर्मा के नाम पर सहमति नहीं बनी है। दरअसल देहरा में देखें तो 3 कैंडिडेट इस वक्त कांग्रेस के पास हैं, डॉक्टर राजेश शर्मा, नरदेव कंवर और रमेश धवाला, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ज्वालामुखी के। ये हैं कुछ चेहरे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया को हम देखें या जिस तरह का उत्साह रमेश धवाला ने जताया था कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा को जिला बनाने की घोषणा करते हैं तो वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए सहर्ष तैयार हैं, इस तरह का सोशल मीडिया पर एक बयान था। कितनी सच्चाई है इसमें ये रमेश धवाला जानते हैं, लेकिन अगर सुर्खियां देखें तो प्रदेश भर में ये जो लाइनें हैं या पंक्तियां हैं रमेश धवाला की, इन्होंने बटोरी थी। लेकिन बड़ी बात कि देहरा में सबसे पहले अगर देखें तो लोकल जो लीडरशिप है देहरा की वो है कहां, जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा का जिक्र करें, कांगड़ा शहर के हैं, यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, और जिस तरह से देहरा में जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो पिछली बार भी एक पैराशूटी लीडर का नारा इनके खिलाफ चला था। साथ ही साथ धरती पुत्र की हुंकार वहां के लोकल जो ब्लॉक कांग्रेस थी उसने भरी थी। हालांकि बाद में जो कांग्रेस का आलाकमान था एक्टिव हुआ, परिस्थितियां उन्होंने संभाल ली और फिर चुनाव के लिए पार्टी ने प्रचार किया था, लेकिन डॉक्टर राजेश शर्मा जीत नहीं पाए। और फिर यहां से साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक बने थे होशियार सिंह, जो अब बीजेपी के कैंडिडेट यहां पे हैं। नरदेव कंवर को देखें तो एकाएक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सीएम बनने के बाद सुर्खियों में आए। सुधंगल में इनका घर है, लेकिन बड़ी बात कि इनका घर ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो ये सवाल फिर वही का वही है कि क्या देहरा में कोई लोकल लीडर है नहीं जिसको लेकर कांग्रेस के भीतर इस टिकट को लेकर माथापच्ची चली है। रमेश धवाला को देखें तो बेशक इनका जो घर है वो धवाला, वो देहरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन रमेश धवाला ने अपनी राजनीति की है ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से, यहीं से चुनाव लड़े थे बतौर निर्दलीय, इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद बीजेपी के साथ जुड़े, मंत्री रहे थे धूमल की कैबिनेट में, और फिर यहां से राजनीति इन्होंने की। लेकिन पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से टिकट इनका बदला और इन्हें देहरा भेज दिया गया। लेकिन देहरा में पूरी तरह से देखें तो संतुष्ट उस वक्त रमेश धवाला नजर नहीं आए थे 2022 के चुनावों में, लेकिन चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, होशियार सिंह वहां पे जीत गए, रमेश धवाला आए थे नंबर 3 पे। अब बड़ी बात यह है कि तीनों के तीनों इन लीडर को देखें तो क्या कांग्रेस रमेश धवाला के मूव की तरफ कांग्रेस की निगाहें हैं? क्या रमेश धवाला को मनाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने साथ चलाने के लिए
कांग्रेस ने देहरा का टिकट होल्ड किया है, या कांग्रेस कहीं देहरा से कोई लोकल लीडर को आगे तो नहीं लाना चाहती है कि वो हो सकता है इसी वजह से टिकट में देरी हुई हो, या टिकट इसी वजह से कांग्रेस जल्दी या इन 2 टिकट के साथ डिक्लेयर ना कर पाई हो। लेकिन अगर पिछला हम चुनाव देखें, लोकसभा से शुरुआत करें तो 2 टिकट कांग्रेस ने लास्ट तक ऐन मौके तक फंसाए रखे, जिसमें हमीरपुर पहले मार्च महीने में चल पड़ा कि हमीरपुर से सतपाल रायजादा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। उसके बाद फिर सर्वे पे सर्वे की बातें आने लगी, कांग्रेस आला कमान के नेताओं के बयान को तरजीह दी जाने लगी कि यहां पे कोई फ्रेश चेहरा लाया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री का जिक्र होने लगा, उनकी बेटी का जिक्र होने लगा कि उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस गई सतपाल रायजादा के साथ, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टिकट लटकाने का खामियाजा कांग्रेस ने यहां पर सीट गंवाकर भुगता हमीरपुर संसदीय सीट में। इसी तरह से कांगड़ा का जिक्र करें, वो भी लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस ने टिकट घोषित किया, अनंत शर्मा को प्रत्याशी बनाया था, तो वो भी आप देखिए सीट चली गई, क्योंकि पूरा माकूल वक्त प्रचार के लिए मिला नहीं कांग्रेस को। धर्मशाला का देखें तो उपचुनाव जो हुआ, सुधीर के खिलाफ देवेंद्र जग्गी को प्रत्याशी बनाया था पार्टी ने, वो भी लास्ट मोमेंट पे बड़े कम वक्त देवेंद्र जग्गी को प्रचार के लिए मिला, हालांकि फाइट टफ दी थी देवेंद्र जग्गी ने। लेकिन ये सारी चीजें हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिकट लटकता ही नजर आता है। 2022 में देखें तो 7 टिकट कांग्रेस ने बिल्कुल अंतिम वक्त में विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं उनके तय किए थे, और डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को जब टिकट दिया था 2022 में, तो नामांकन की प्रक्रिया के लिए जब 1 घंटा बचा था तब उन्हें टिकट दिया गया था। तो ये कांग्रेस के लिए देखें तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी एक आधा टिकट लटका के रखती है। लेकिन देहरा में क्या है, क्या रणनीति खास बन रही है, क्या चेहरे की तलाश हो रही है, ये देखना होगा। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक टिकट लटकता ही रहता है। लेकिन एक और इसमें नुक्ता है, एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि क्या इसलिए होता है कि कोई नया नाम आपने आगे लाना है तो समय ही इतना कम हो कि उस पर फिर सोच विचार की गुंजाइश ना हो, फिर जो टिकट आ गया है पार्टी से वो लड़ेंगे। हाँ जी, बिल्कुल विरोध ना हो। तो क्या फिर डॉक्टर राजेश शर्मा को का टिकट रुकना फिलहाल के लिए वो ये इशारा है कि किसी नए को उतारा जाएगा? लेकिन अगर नया तो वो कौन और मेरिट्स क्या? सवाल तो ये रहेगा। तो जैसे राजनीति की बात हुई, अब कुछ समाज की बात भी कर लेते हैं। ये लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलते जा रहे हैं, पहले चुनाव हुए, इतना लंबा दौर चला, जनरल इलेक्शंस थे, लोकसभा के उपचुनाव हुए 6 सीटों पर, अब 3 पे, फिर आगे बीच में थोड़ा सा वक्त मिला, बस आप ये कहिए कि नहीं ही मिला। प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। हालांकि एक ये बात है ज़रूर कि कल मंत्रिमंडल की बैठक भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुरंत फैसला चाहते हैं। उनमें से एक मसला है बच्चों की स्कूलों में छुट्टियां, जिसे मॉनसून वैकेशन का नाम दिया गया है। पिछली मरतबा हमने देखा मॉनसून से पहले ही साफ हो गई। किसने डिसाइड की? तब भी बड़ा हल्ला मचा था, पिछली सरकार में मचता रहा हल्ला, कोई सुनवाई नहीं हुई जब भी बात की गई। इस मरतबा, पिछली मरतबा भी ये था कि सरकार बदली है तो शायद होगा, लेकिन फिर बोला कि नहीं जी अभी हो गया था, हमें टाइम नहीं लगा, अगली बार को आप देखिए। तो अगली बार को देखा ये जा रहा है राजेश के स्कूलों की छुट्टी में भी फैसला कोई नहीं हो रहा। जो कैलेंडर है अगर वही रहा तो आप समझिए छुट्टियां हुई। लीजिए आप बताइएगा क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, देखिए सूरत हाल फिलहाल देखें तो ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनिवार से स्कूलों में छुट्टियां हो जाएगी, मानसून की ब्रेक चलेगी 27 जुलाई तक। तो बड़ी बात यह है कि शनिवार को, क्योंकि आखिरी वर्किंग डे होगा एक तरह से, जिस तरह का शेड्यूल फिलहाल है उस शेड्यूल की बात करें, आज सार्वजनिक छुट्टी थी इसीलिए हलचल हो नहीं पाई। लेकिन कल से जो शुरुआत हो रही है इस हफ्ते की मानिए वो महत्वपूर्ण है, और सरकार ने, शिक्षा विभाग ने मिलकर फैसला लेना है कि क्या 22 जून से लेकर 27 जुलाई तक का ही जो मानसून वेकेशन का शेड्यूल है वो फॉलो किया जाएगा, या फिर इसमें 15 जुलाई से लेकर जो ऑप्शन है 21 अगस्त तक की उसको शिक्षा विभाग फॉलो करेगा, ये देखना होगा। लेकिन इस सबसे बीच अगर हम देखें तो जिस तरह के हालात थे और उन हालातों को लेकर सरकार ने हालांकि बहुत सारे सबक पिछली जो बरसात आई थी उससे सीखे। इस बार देखें तो आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल प्रदेश में 14 जून को की जा चुकी है, तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल है। बहुत सारी चीजें थी जो पिछले बरसात में डिसाइड हुई थी उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है इस बरसात के सीजन के दौरान उस तरह की तबाही से बचने के लिए। लेकिन जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है स्कूली बच्चों का, उसको अगर हम देखें
देखें तो उस पे अभी तक किसी तरह की हरकत ना तो सरकार की तरफ से है और ना ही कोई फैसला अभी तक शिक्षा विभाग ले पाया है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी संगठनों की और मांग उन्होंने की थी कि पुनर्विचार किया जाए, एक शेड्यूल सौंपा गया था शिक्षा मंत्री को, लेकिन हरकत अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से भी नहीं है। और इसमें देखें तो जिस तरह से अभी ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये मानसून की छुट्टियां जिस तरह से हो जाती हैं अभी, तो जो हमारे पास मौसम विभाग की जो जानकारी है जिसके अनुसार कहा गया कि अगस्त महीने में सामान्य से ज्यादा बरसात हिमाचल प्रदेश में होगी, तो उस दौरान की परिस्थितियों को शिक्षा विभाग या सरकार किस तरह से हैंडल करेगी, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन अभी तक देखें तो सरकार और विभाग दोनों बच्चों की जिंदगी को लेकर या स्कूलों में उनके भविष्य को लेकर बिल्कुल खामोश हैं। अग्निहोत्री राजेश, बिल्कुल देखिए, शिक्षा मंत्री साहब चुनावों में व्यस्त होंगे इस पूरे हफ्ते। अगर हम देखें सही से नालागढ़ में उपचुनाव जो हो रहा है तो जिम्मेदारी उन पर वो भी रहेगी। अब देखना है प्रोएक्टिवली वो कैसे डिसीजन ले पाएंगे यहाँ पे, हालांकि उन्हें पूरी चिंता होगी, ये माना जा रहा है कि उस पर विचार कर रहे हैं। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, प्री मानसून अशार एक्टिव हो रही है। अभी यही हवाला दिए जा रहे हैं कि गर्मी बहुत हो गई है। अब मान के चलिए कि जैसे छुट्टियाँ होंगी गर्मी नहीं होगी या उतनी होगी जितनी होती है ना जी। इस समय पे जो अभी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव है, वो निकल ही लीजिए आप वैसे अभी मौसम के बारे में बता रहे थे, आप जब रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, मेरा प्रश्न भी होने वाला है आपसे। लेकिन बड़ा पैराडॉक्स है इस चीज़ में और बड़ी अजीब बात होगी कि अगर छुट्टियाँ 22 से थी, पहले राजेश 26 से होती थी, अब 22 पे आ गई हैं। ये अब ये मान के चलिए अगर ऐसा ही रहा तो मई में हो जाएंगे दिल्ली की। बिल्कुल, फिर तो गर्मी की ही करिए महाराज, है ना। फिर तो किसी न किसी मौसम में कोई ना कोई तो तंग रहेगा ही, अगर बच्चों की चिंता नहीं है तो। चलिए खैर, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं राजेश। हिमाचल बेहाल है गर्मी की मार से, ये सच्चाई है एक। बिल्कुल, इतने क्या, कभी भी आपने कभी हीट वेव का अलर्ट सुना था? येलो भी इवन नहीं सुना था ना। और अब एम्बर अलर्ट आ रहे हैं और ऑरेंज अलर्ट आ रहे हैं। राजेश, छबीलें आज बचाया, कल भी है ना, थोड़ा हिस्सा शायद आज से शुरुआत है, कल वो है हमारे निर्जला एकादशी है, तो छबीलें कल भी लगेंगी और पीछे भी लगती आई। बल्कि इस बार तो ये लग रहा था कि रोज ही छबील हो, आप गाड़ी से निकलते हैं राजेश, लगता है ना कहीं दिखे चाहे, बस ब्रेक ले लेंगे अभी इसमें। अदरवाइज पहले क्या होता था, निकल चलते हैं, पानी है बॉटल में। इस मरतबा वैसा नहीं। राजेश, बताइए हालत क्या है आज प्रदेश की, कैसी रही आज भी? हाँ, ये जरूर है कि दोपहर बाद कहीं थोड़ा राहत मिली है। बिल्कुल, देखिए हालत अगर सुबह से बात करें तो गर्म, अगर देखें तो गर्म सुबह के साथ शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हुई। सुबह से ही गर्मी थी और इस गर्मी का असर बढ़ता गया दोपहर तक, और इस बीच लोगों को जो सफर करने वाले थे, साथ ही साथ कुछ पैदल जो लोग आ जा रहे थे, उनको राहत देने के लिए छबीलें लगाई। समाज सेवी, स्वयं सेवी संगठनों ने राहत पहुंचाई जगह जगह उनको, क्योंकि कल है निर्जला एकादशी और आज और कल दो दिन जिस तरह का माहौल होगा, अगले कल भी होगा, उसकी झलक आज दिखाई दी। और बहुत सारी जगहों पे तरबूज दिए गए, मीठा पानी लोगों को पिलाया गया और गर्मी भगाने की भरपूर कोशिश की गई। 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाचल प्रदेश में आज रिकॉर्ड किया गया। नेरी का नहीं है ये तापमान, है आज ऊना जिला का। अगर हम बात करें, पहली बार ऊना जिला, या इस पूरे सीजन की बात करें, दूसरा आज दिन है जहां ऊना जिला का टेम्परेचर 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश भर में सबसे गर्म आज ऊना जिला इसमें रहा है। लेकिन इसी बीच देखें तो दोपहर तक पूरा हिमाचल तंदूर या भट्टी की तरह तपता रहा और दोपहर को जिस तरह से एकदम से माहौल बना, आसमान में जो बादल आए, उन बादलों के कारण जो हवा चली, और हवा जिस अंदाज में चली उसने जो बादल बरसे, कई इलाकों में बारिश आज रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में अगर जिक्र करें तो 5-6 जो जिले हैं उस यहाँ कई हिस्सों में कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हुई, कई जगह सामान्य बारिश हुई और कई जगह हल्की फुल्की सिर्फ फुहारें ही पड़ी। लेकिन एक जो ड्राई स्पेल चल रहा था लंबे अरसे से, वो आज कहीं ना कहीं टूटा है और एक उम्मीद बारिश की अब लोगों को जगी है। अग्निहोत्री जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लेकिन अब आप बताएंगे, मैं अभी भी चेक कर रहा था जो ऐप फोन की होती है, हीट वेव हिमाचल में क्यों है? क्योंकि एबव से टेम्परेचर जो है, जो नॉर्मल टेम्परेचर से आज जो पिछले कल राजेश 6% जो 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर था जी, आज 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। बिल्कुल, मानसून पे भी है एक हाँ बिल्कुल राजेश, बिल्कुल बिल्कुल आप बताएंगे। लेकिन देखिए बात ये है कि अभी भी अगर बारिश हो भी गई है ना, तो टेम्परेचर अभी भी एबव नॉर्मल है और ठीक ठाक नॉर्मल है। एबव नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल हम जिसे कहेंगे। एब नॉर्मल है अपर साइड को, अपर स्केल पर। तो
अभी आज की बात थी, कल सुबह फिर से मुझे लग रहा है हमें तैयार होना होगा। बाकी आप अभी फोरकास्ट बताने ही वाले हैं हमारे दर्शकों, जरा बताइएगा कुछ राहत है क्या? बिल्कुल, देखिए पहली बार देखें तो इस गर्मियों के सीजन में अलर्ट, क्योंकि हमने बहुत देखे हीट वेव को लेकर अलर्ट आपने 3 तरह के बता ही दिए कि किस तरह से समूचे हिमाचल प्रदेश ने झेले, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट दिया है। अलर्ट है भारी बारिश का हिमाचल प्रदेश में। कल से बहुत सारे हिस्सों में प्रदेश भर में मौसम विभाग तो कह रहा है कि मौसम बिगड़ेगा, लेकिन हम तो कहेंगे कि उम्मीद की किरण जगेगी पूरे हिमाचल को, जो ये प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ये बारिश होगी। तो कल से परिवर्तन हो रहा है जी मौसम में। हालांकि ट्रेलर आज हमने देख लिया, और 19 और 20 जून को हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग जता रहा है। इसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है, और फिर 21 जून तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का ये दौर चलता रहेगा। तो प्री मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हुआ है। हालांकि मौसम विभाग इसको कह रहा है कि ये है जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। लेकिन अगर मानसून का जिक्र करें, आप बता रहे थे आज जिस तरह से दोपहर को चर्चा जब हमारी हो रही थी कि 11 जून के बाद मानसून हिला नहीं है, हरकत हुई नहीं है। स्टेशन में मुझे याद नहीं रहा कि कहां आपने कहा था कि कहां अटका हुआ है मानसून, लेकिन अब उस मानसून के रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें तो जुलाई के पहले हफ्ते जो तय शेड्यूल है तब तक ही मानसून हिमाचल में पहुंचेगा। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो कल से राहत की उम्मीद जगी है अग्निहोत्री। चलिए राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा है, राहत की उम्मीद। सबसे ज़्यादा तो ठीक ये होगा कि स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं राजेश, बहुत से स्कूल में पंखे नहीं हैं, बच्चों को बिना पंखों के बैठना पड़ता है, या अगर है भी तो वो हम जानते हैं कि उतना, हाँ, और उतने वो एफिशिएंट होते भी नहीं है, ये भी हम मान लेते हैं ना बच्चे। तो ये अच्छा है, और फिर उतने में छुट्टियां होने वाली हैं। अगर कोई कुछ नहीं चर्चा करता है तो ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। बरसात में देखी जाएगी, अभी तो टाइम निकल रहा है। हाँ, आपने कहा बिल्कुल राजेश, महाराष्ट्र और गुजरात की बाउंड्री पर अगर हम स्केल लगाकर बनाते हैं ना जी, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ के नीचे और आगे उड़ीसा तक, वहाँ तक स्टक हो रखा है 11 जून से मानसून। आज हिलने की उम्मीद है ऊपर की तरफ। ये बताया जा रहा है IMD की तरफ से कि शायद 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाए। तो वैसे दिल्ली पहुंचने का जो ओरिजिनल टाइम होता है, जो एक मैप है, जो एक फॉलो अगर हम करें स्टैंडर्ड कंडीशंस में, वो होता है 30 जून का, और हिमाचल की डेट होती है 1 जून। तो अगर सब कुछ ठीक, 1 जुलाई, यस जुलाई। तो अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है और 27 को दिल्ली पहुंचता है, तो आप ये समझिए कि 27 या 28 को हिमाचल में भी आ जाएगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के ऊपर से जंप करके मानसून के बादल जो होते हैं वो उत्तराखंड से घूमते हुए हिमाचल में एंट्री ले जाते हैं, तो जल्दी भी होता है। पर अभी तक हालात वैसे कुछ जग नहीं रही है वैसी उम्मीद। चलिए राजेश, आगे बढ़ते हैं। अहमद सलमान साहब बड़े शायर, उनकी एक हमारे पास गजल है जी। चलते चलते, शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो, दिल दश्त में एक प्यास तमाशा है कि तुम हो। क्या बात। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूं, एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूं, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो। दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पराया है कि तुम हो। क्या बात। दस्तक ही बताती है पराया है कि तुम हो। एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूं, एक धूप से उलझा हुआ साया है कि मैं हूं, एक शाम के होने का भरोसा है, एक शाम के होने का भरोसा है कि तुम हो। आखिरी शेर देखिए राजेश, मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, मैं हूं भी तो लगता है कि जैसे मैं नहीं हूं, तुम हो भी नहीं, तुम हो भी नहीं, और ये लगता है कि तुम हो। क्या बात। और ये लगता है कि तुम हो। राजेश, अब चलना होगा चाहिए। बिल्कुल, तो इस गजल के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक नमस्कार। नमस्कार।